वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का 6 एडिशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी आपको संविधान का भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हमने आपको डिस्कस कर दिया है। आपको मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाएँ और पूरा सीरीज वाइज आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। हम लक्ष्मीकांत 6th एडिशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक अध्ययन कर लिया। आप जानते हैं भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो भारतीय नागरिकता से संबंधित है, इंडियन सिटीजनशिप से संबंधित है। और इंडियन सिटीजनशिप से संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक उसका जिक्र किया गया है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, कुछ बेसिक आपके थ्योरीज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद आप इंडियन जो सिटीजनशिप है, भारतीय नागरिकता पार्ट 2 है, इसके अंतर्गत हम जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे हम नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज कुछ बेसिक चीज़ है उसको जान लेते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में सारे आर्टिकल्स को एकदम क्लियर करेंगे। बेसिक चीज़ क्या है, आप ऑलरेडी बोर्ड पे देख रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा है नागरिकता और विदेशी में क्या डिफरेंस है। आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा नागरिकता और विदेशी में क्या डिफरेंस है और उन दोनों के अधिकारों में कितना डिफरेंस है। तो आज हम समझेंगे विदेशी कौन होते हैं, नागरिक कौन होते हैं, आखिर नागरिकों को कौन से अधिकार मिले होते हैं जो विदेशियों को नहीं मिले होते हैं, उन दोनों में क्या उन दोनों के अधिकारों में क्या डिफरेंसेस हैं। और फिर गैर नागरिकों को, जो भारतीय विदेशी हैं या कोई विदेशी हमारे देश में घूमने आ रहा है या टूरिस्ट की तरह आ रहा है, उनके कौन से अधिकार मिल रहे हैं और कौन से अधिकार उनको नहीं मिले हैं, वो सारे आज हम जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। नागरिक कौन होते हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान जाइए। वह व्यक्ति जिसे राज्य की ओर से नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और जिसे राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है, नागरिक कहलाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसको देश ने नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार उसे दिए हैं वो और तथा उसको अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्यों का पालन करना होता है, वही उस देश का नागरिक कहलाता है। जैसे हम वोट दे सकते हैं, क्या कोई विदेशी आके हमारे देश में वोट दे सकता है? नहीं दे सकता है। हमारे देश में यदि हम रह रहे हैं तो हमारे देश में रहने के लिए हमें हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, भाईचारे की भावना को बढ़ाना, देश की अखंडता एकता को अछूड़ रखना, राष्ट्रीय या सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, बच्चे और महिलाओं जैसे पिछड़े हुए वर्गों का हम संरक्षण करें। ये तमाम हमको फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य मिले हैं जिनको हमें नागरिक होने के नाते हमको करने होते हैं। वही कोई विदेशी, चाहे अमेरिकन हो चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, हमारे देश में घूमने आते हैं, उनको भी कुछ अधिकार मिलते हैं, लेकिन वो वोट दे नहीं सकते। वो और सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के वो हकदार नहीं होते, मौलिक कर्तव्यों को हकदार नहीं होते हैं, जिन कर्तव्यों का हकदार हम होते हैं। तो यही बेसिक सा डिफरेंस, यही बेसिक सा डेफिनेशन है नागरिक का। जो उस देश का या वो जो देश है उस व्यक्ति को कुछ राजनीतिक, कुछ पॉलिटिकल और कुछ सिटीजन वाला राइट्स देते हैं, और उसके साथ साथ उस व्यक्ति को अपने देश के प्रति कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाने होते हैं, वही व्यक्ति उस देश का नागरिक कहलाता है। और विदेशी कौन होते हैं, आप जानते हैं विदेशी कौन होते हैं? वे व्यक्ति जो किसी राज्य में अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से निवास करने आता है, लेकिन वे उस राज्य के नागरिक नहीं होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, मालदीव का है, ऑस्ट्रेलिया का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, हमारे देश में घूमने आया, 1-2 महीना रहना चाहता है, 6 महीने रहना चाहता है, तो अस्थायी निवासी है। वो अस्थायी रूप से हमारे देश में नहीं रह रहा है, लेकिन बाय द वे अस्थायी रूप से रहना भी चाहता है, तो उसके लिए नागरिकता के लिए जो क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया को पास करने के लिए उसे कुछ चीज़ों को पूरा करना होगा। वो चीज़ें जब पूरा कर लेगा तो उसे भी सिटीजनशिप, इंडिया का सिटीजनशिप उसे मिल जाएगा। लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं बनना चाहता है और भारत में कुछ दिन रह के भारत देश को घूमना चाहता है, तो हमारे देश का नागरिक नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अस्थायी रूप से निवास करता है। अब बाय द वे अस्थायी रूप से निवास करना चाहता है तो उसके कुछ लीगल क्राइटेरियाज हैं, उनको वो पास करेगा, उनको वो क्रॉस करेगा, तब जाकर हमारे देश का सिटीजन बन पाएगा वो। तो ये थे बेसिक डिफरेंस नागरिक और विदेशी में।
नागरिक कौन होते हैं, सिटीजन कौन होते हैं और फॉरेनर या विदेशी कौन होते हैं, इन्होंने इनका अंतर आपने समझा। अब देख लेते हैं कैसे जो गैर नागरिक हैं, जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमारे देश में घूमने आए हैं, 6 महीने हमारे देश में रहने चाहते हैं, लेकिन उनको संविधान ने कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। हमको जो मिला हम डिस्कस करेंगे, जो उनको नहीं मिला वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारे देश में पहले घूमने आ रहा है, जो पहले हमारा मेहमान है, उसको कौन सा अधिकार हमारे देश का संविधान दिया है उसको देख लेते हैं। उसमें बोला गया अनुच्छेद 14 के तहत कहा गया है विधि के समक्ष समानता। कोई भी विदेशी अगर हमारे देश में आ रहा है तो जिस तरह हम आर्टिकल 14 के अनुसार भारतीय संविधान में जो लिखा गया है उसके अनुसार यदि कोई विधि बनाया गया है, कोई कानून है, उसके समक्ष पूरे भारतीय एक हैं, उसी तरह कोई भी विदेशी हमारे देश में घूमने आ रहा है तो भी हमारे ही तरह विधि के समक्ष समान है, नियम और कानून के दायरे के अंतर्गत आता है जिस तरह हम आते हैं। दूसरा अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जिस तरह हम कोई अपराध करते हैं और अपने अपराधों से बचाव के लिए जो भी चीज़ हम करते हैं वो सेम चीज़ कोई विदेशी हमारे देश में आता है या उसे कोई अपराधी घोषित कर देता है तो अपने आप को बचाव के लिए उसे भी आर्टिकल 20 मिले हैं जो हमें और आपको मिले हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। जीने का अधिकार मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो आपका समझ से ये यूनिवर्सल राइट्स है, ये एक सार्वत्रिक या सार्वभौमिक अधिकार है। मानव होने के नाते पूरी दुनिया वालों को ये अधिकार है, आप कहीं भी रहें आपको जीने का अधिकार है। तो जिस तरह आप अपने देश में जीने का अधिकार है उसी तरह कोई विदेशी भी हमारे देश में आ रहा है तो आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उसे भी है, इसे हम उसे वंचित नहीं कर सकते हैं। तीसरा है अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। कोई भी विदेशी हमारे देश में आ रहा है यदि उसके साथ दुर्व्यापार हो रहा है यानी या उससे कुछ बॉडी के पार्ट्स को हम लेके ट्रेड कर दे रहे हैं तो उसको भी आर्टिकल 23 मिला है। जो आर्टिकल 23 हमको मिला है उसके अगेंस्ट तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है और उसके साथ जबरन आप उसे मजदूरी नहीं करा सकते हैं, जबरन आप किसी विदेशी को अपने देश में रोक के कोई काम नहीं करा सकते हैं। जिस तरह हमें भारतीय संविधान आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग हमें दिया है, हम जबरन किसी से काम नहीं करा सकते या हम काम नहीं कर सकते। यदि कोई करा रहा है, यदि हम कर रहे हैं तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 226 के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाके पिटीशन हम वहाँ पे दायर कर सकते हैं और उस संस्था उस व्यक्ति के अगेंस्ट में हम कार्रवाई कर सकते हैं। सेम आर्टिकल 23 के अनुसार विदेशियों को भी ये अधिकार मिले हैं। अनुच्छेद 24 के अधिकार कारखानों आदि में बालकों को कार्य पर प्रतिषेध कहा गया। अनुच्छेद 24 में कहा है कोई भी बच्चा है उसे कारखानों में आप नहीं लगा सकते हैं। 14 वर्ष से कम है या 18 वर्ष से कम जो भी है आप उसे कारखानों में उसको काम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उसका पढ़ने का उम्र है। ये हमारे देश के नागरिकों को मिला है। लेकिन उसके साथ साथ कोई गैर नागरिक हमारे देश में भ्रमण करने आ रहा है, हमारे देश में एज ए टूरिस्ट आ रहा है, यदि उसके भी कोई साथ बच्चा है तो उस बच्चे के साथ किसी प्रकार के कारखानों में काम आप नहीं करा सकते हैं। उसे भी वही आर्टिकल 24 मिले हैं जो आर्टिकल भारतीय नागरिक होने के नाते हमें और आपको या हमारे भाई और आपके भाई को मिला है। अनुच्छेद 25 धर्म को अबाध रूप से मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। जिस तरह आप और हम भारत में रहते हैं, जानते हैं भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है और यहाँ पर रहने वाले किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, उसका प्रचार एवं प्रसार कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि कोई विदेशी हमारे देश में आता है तो उसे भी अपने धर्म को मानने का अधिकार है, अपने धर्म को पूजा पाठ करने का अधिकार है, अपने धर्म को प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन ध्यान रहे उस पर भी कुछ पाबंदियां हैं, ज़बरदस्ती वो भी किसी धर्म को परिवर्तित, किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित नहीं करा सकता है। तो जो आर्टिकल 25 धर्म को अबाध रूप से मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता हमें है, उसी तरह कोई विदेशी नागरिक हमारे देश में घूमने आ रहा है, अगर वो ईसाई है तो उसको भी वही आर्टिकल 25 मिले हैं जो आपको और हमको मिले हैं। आर्टिकल 26 क्या कह रहा है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। जिस तरह हम अपने धार्मिक कार्य के धार्मिक जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम प्रबंध करने की हमको आज़ादी मिला है। जो हम मंदिर में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं और मंदिर और मस्जिद से रिलेटेड तमाम धार्मिक क्रियाकलापों को हम कर सकते हैं। उसी तरह कोई विदेशी
चाहे बौद्ध धर्म का हो, जैन धर्म का हो या ईसाई धर्म का हमारे देश में आ रहा है, तो उसे भी अपने धार्मिक जितने भी कार्य हैं उसको करने के लिए उसे प्रबंध करने की पूरी आज़ादी मिली है, जितना आपको और हमको मिली है। लास्ट है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में कहा गया है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। वो भी कोई भी गैर नागरिक हमारे देश में आके अपने धर्म और जाति से रिलेटेड शिक्षण संस्थान स्थापित करा सकता है, उसमें बच्चों को वो शिक्षा दे सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ अनेक धर्मावलंबी के लोग अपने धर्म से रिलेटेड शिक्षण संस्थान बनवाते हैं और उसमें अपने छात्रों को बुला के उनका अध्ययन कराते हैं, सेम एज कोई भी विदेशी उसको भी अधिकार मिले हैं। यानी गैर नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार इतने थे। ये फंडामेंटल राइट्स थे जो किसको मिले थे? गैर नागरिक को मिले थे। अब देख लेते हैं भारतीय नागरिक को वो अधिकार मिले हैं, विदेशियों को नहीं मिले हैं या गैर नागरिकों को नहीं मिले हैं। ये अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को मिले हैं, सिर्फ भारतीयों को। और वो भारतीय जो नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, उसी को ये अधिकार मिले हैं, जो अधिकार के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। ये कुछ राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल इंडियन सिटीजन को मिला है, भारतीय नागरिक को मिला है। कोई विदेशी कितना भी बड़ा हो, कितना भी रिच क्यों नहीं हो, उसको अधिकार नहीं मिले जो अधिकार हमको और हमारे देश के नागरिकों को मिले हैं। आइए देख लेते हैं। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के विभेद के विरुद्ध बात करता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पे किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं ईसाई धर्म का हूँ, मैं बौद्ध धर्म का हूँ और मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता हूँ। अगर मैं भारतीय नागरिक हूँ तो कोई विदेशी नागरिक है हमारे देश में आ गया और वो ईसाई है और उसके साथ भेदभाव हो गया और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई और वो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाऊंगा और आर्टिकल 15 के तहत मैं पेटिशन वहां पे दायर करूंगा, तो दैट इज इम्पॉसिबल, वो असंभव है। वो अधिकार उसको नहीं मिले हैं क्योंकि वो एक गैर नागरिक है, वो एक विदेशी है। वो अधिकार हमको और आपको मिले हैं, इसलिए हम पेटिशन आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जाके पेटिशन दायर करके अपने राइट्स का हम वहां पे बात कर सकते, लेकिन वो नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। यदि कोई सरकारी जॉब की भर्ती आ रही है, वैकेंसी आ रही है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, यदि हमारे साथ भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा जाति अलग है, मेरा जन्म स्थान अलग है, मेरा लिंग अलग है और मेरा मूल वंश अलग है, इसने अकॉर्डिंग यदि हम पे भेदभाव हो रहा है, इसके अनुसार हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और हमको सरकारी नौकरी में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, सार्वजनिक जॉब करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कोई विदेशी आ रहा है, लेकिन वो भी यही कह रहा है जो हम भी विदेशी, हमको भी अधिकार मिलने चाहिए, तो संविधान पहले से उसको सतर्क कर दिया है कि भाई ये तो हम सिर्फ अपने देश के नागरिकों को दिए हैं, हमारे देश के नागरिक ही इसको लेकर बात कर सकते हैं, तुम नहीं, तुम एक गैर नागरिक हो, तुम एक विदेशी हो। आई होप गाइस आप समझे होंगे। अनुच्छेद 19 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 19 कह रहा है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे देश के नागरिक, हमारे देश की जनता या हमारे देश के नागरिक वो अपने विचार और अपने एक्सप्रेशंस को व्यक्त कर सकते हैं, अपने भाव और अपने भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो लिखित हो, चाहे वो मौखिक हो, चाहे कहीं सभा बना के कहीं भी अपने विचार, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, इस देश के बारे में क्या सोचते हैं। कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। मैं आने वाले फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आपको बताऊंगा। लेकिन कोई भी विदेशी आ रहा है भारत घूमने का और हमें भी आर्टिकल 19 के तहत विचार पूरा अपना व्यक्त करने का आज़ादी है। जो मन कर हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, जो मन कर जहाँ जाके बोल सकते हैं, जहाँ भारत में मन सके घूम सकते हैं, जो भारत में मन कर बिजनेस कर सके, उसको ये नहीं मिले। सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिले, भारतीय नागरिक को मिले, विदेशी या गैर नागरिक को नहीं मिले, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 29 में कहा गया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जैसे मान लीजिए मैं यदि एक ऐसे जाति से आता हूं जो मैं पूरे भारत में माइनॉरिटी के रूप में हूं, जैसे मान लीजिए मैं बौद्ध हूं,
और भारत में बौद्ध एक अल्पसंख्यक है, मुस्लिम एक अल्पसंख्यक है, जैन एक अल्पसंख्यक है, सिख एक अल्पसंख्यक है, ईसाई एक अल्पसंख्यक है। मान लीजिए मैं बौद्ध धर्म से आता हूं और मैं अल्पसंख्यक हूं, मुझे अपने हितों का संरक्षण करना है, तो मैं अपने बौद्ध धर्म को बचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज है मैं कर सकता हूं, क्योंकि संविधान आर्टिकल 29 के तहत हमें कहता है हम अपने माइनॉरिटी हम अपने जो मेरे हित हैं उसका हम रक्षण संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन बाय द वे कोई विदेशी आके कह रहा है, वो भी बौद्ध है, श्रीलंका से आ रहा भारत में, म्यांमार से आ रहा भारत में, कर हम बौद्धिस्ट हैं या बौद्ध हैं, हम अल्पसंख्यक भारत में आके हो जा रहे हैं, हमको भी अपने हितों का रक्षा करने का अधिकार है। यदि हमारे हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाके अपने अधिकारों की बात करेंगे, तो उसके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सिर्फ हमको मिले हैं और आपको मिले हैं। अनुच्छेद 30 कह रहा है शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार। यदि कोई अल्पसंख्यक है, जैसे मैं माइनॉरिटी हूं, आप यदि माइनॉरिटी हैं, तो आप अपने संस्कृति को, अपने शिक्षण संस्थान को जिंदा रख सकते हैं। अपने शिक्षण संस्थान को आप इस्टेब्लिश करके आप अपने वर्ग, संप्रदाय, अपनी भाषा, लैंग्वेज को जिंदा रख सकते हैं। एक शिक्षण संस्थान के माध्यम से उसे स्थापित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बौद्ध हैं, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड आप एक संघ की स्थापना कीजिए, उसमें बौद्ध धर्म के लोगों को आने का उसमें परमिशन दीजिए, या लोकल लेवल पे बच्चों को कहिए आके आप यहाँ पे एक बौद्ध धर्म का अध्ययन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक माइनॉरिटी हैं और आपको ऐसा संविधान आर्टिकल 30 के तहत आपको राइट्स देता है कि आपके जितने भी शैक्षणिक संस्थान और प्रशासन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप उसका इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं और उसमें शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं, बच्चों को उसमें नॉलेज ज्ञान भी दे सकते हैं। ये सिर्फ हमको मिले हैं आर्टिकल 30 के तहत। यदि कोई माइनॉरिटी है भारत में, तो बाय द वे कोई विदेशी माइनॉरिटी भारत में आके हमें भी अपने संस्कृति, सभ्यता, शिक्षण और भाषा को जिंदा रखने के लिए हमें भी एक शिक्षण संस्थान बनाने की आवश्यकता है और आर्टिकल 30 के तहत हम भी बना रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट नॉन सिटीजन। उस गैर नागरिक के लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ हमें मिला है। ये थे भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार और गैर नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। जो नागरिक नहीं है उनको भी अधिकार मिले हैं, ये जो नागरिक है उनको मिले, सिर्फ उनको मिले हैं जो भारत के नागरिक हैं। ये सिर्फ उनको मिले हैं जो भारत के नागरिक नहीं है और भारत के नागरिक भी हैं। ये नागरिक हैं उनको भी मिले हैं, प्लस जो गैर नागरिक हैं उनको भी मिले हैं। ये सिर्फ नागरिक को मिले, जो भारत का सिर्फ नागरिक है उनको मिले। नीचे कुछ पॉइंट है उसको मैं आपको एक बार बता देता हूं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान का राइट सिर्फ किसे है? भारतीय नागरिक को। यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो लोकसभा और विधानसभा में चुनाव हो रहा है, 5 साल पे आप होता है, आप जानते हैं, उसमें सिर्फ आप ही वोट दे सकते हैं। संसद एवं राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। यदि एमपी का आप फॉर्म डालना चाहते हैं, एमपी के लिए आप उम्मीदवारी दर्ज करना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, एमएलए के लिए, विधायक के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो यदि आप भारत के नागरिक हैं तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। कोई विदेशी आके इसका दावा नहीं ठोक सकता है, क्योंकि सिर्फ भारतीय नागरिकों को ऐसा दिया गया है। सार्वजनिक पदों की योग्यता रखने का अधिकार। कोई भारतीय गवर्नमेंट के अंडर में कोई सार्वजनिक पद है, कोई पब्लिक पोस्ट है, कोई पब्लिक पोस्ट है, उसमें यदि एलिजिबिलिटी मांग रहा है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी ये है तो आप इस पद पे आ सकते हैं। लेकिन कोई विदेशी आकर मैं तो इसके एलिजिबल हूं, लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं है, तो उसे उस एलिजिबिलिटी खत्म है, उसकी एलिजिबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। और मान लीजिए हम एलिजिबल हैं, भारत के नागरिक है, तो हम उस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, हम उस पे पोस्ट को गेन कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आज के भारतीय नागरिकता भाग 2, इंडियन सिटीजनशिप भाग 2। भारतीय संविधान का भाग 2 है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 की बात करता है। और आगे इसमें जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो आर्टिकल है, 5 to 11 जो आर्टिकल्स हैं, मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। जो प्रीलिम्स और मेंस की कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको कवर करा दूंगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़ना ना भूलें। वहाँ पे लिख सकते हैं यस सर लेक्चर बेटर लगा है, हम अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।